नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार। आप सभी का नॉलेज सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम जो आरआरबी ग्रुप डे का जो अभी पेपर हुआ था उसमें आए हुए जो मैथ के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। जो अभी एग्ज़ाम हुई थी 23 अगस्त को, जो शिफ्ट 1 और 2 में जो भी क्वेश्चन आए हैं उनका हम हल निकालेंगे। तो इसमें आया हुआ हमारा पहला क्वेश्चन है कि a² + 1/a² बराबर 34 हो तो a⁴ प्लस 1/a⁴ का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम आपको दो ट्रिक बताता हूँ। इसमें पहली ट्रिक तो यह है कि इसमें कैसे हल करते हैं। दो ट्रिक, पहली ट्रिक जो शॉर्ट ट्रिक है वो बता रहा हूँ, इसका है शॉर्ट ट्रिक। तो हम आपको जो शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं वो यह है कि जैसे x + 1/x की बराबर n हो, अगर n दिया हुआ हो बराबर जैसे 34 की n हो, तो हमको x⁴ 3 + 1/x⁴ का जो मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, जो n है इसका क्यूब कर देते हैं, उसके -3n कर देते हैं। तो ये इसका शॉर्ट हुआ। तो इस प्रकार से इसका शॉर्टकट है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे x है तो x की जगह हम a² कर देंगे ना, और 1 जो x की जगह a² कर देंगे, a² प्लस, यदि इसी प्रकार हम कर x की जगह हम a² कर देंगे, ओके। और 1/x की जगह भी हम जो x है उसकी जगह a² और n की जगह हम 34 लिख देंगे इसमें। तो x³ तो a का स्क्वायर का मतलब a⁴ हो जाएगी, और 1/x³ मतलब है कि x की जगह हम a² लगेंगे तो 1/x⁴ भी 6 हो जाएगी, या 1/a⁴ भी 6 हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये करेंगे तो इसका जो शॉर्ट आंसर हो जाएगा वो n का क्यूब मतलब 34 का क्यूब हो जाएगा, -3 गुणा n बराबर 34 हो जाएगा। तो ये तो इसका हो गया शॉर्टकट फॉर्म। 34 का क्यूब -3 × 34, 34 का क्यूब निकाल लेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा इसका। अभी दूसरा ट्रिक क्या है इसका दूसरा ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। दूसरी ट्रिक जैसे हमको पता है कि जो क्यूब का सूत्र है a + b का होल क्यूब का जो सूत्र है उससे क्या करेंगे हम। तो जिसमें a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है कि a का क्यूब + b का क्यूब प्लस 3ab × a + b। तो a की जगह हम लिख देंगे a², ओके, और b की जगह लिख देंगे हम 1/a²। तो अभी इसमें जो सूत्र है उसमें इसको जो मान है वो रख देंगे। तो a² + 1/a² की घात 3 बराबर हो जाएगा a का क्यूब बराबर है a का स्क्वायर है उसकी घात 3 हो जाएंगी, b का स्क्वायर है अभी b का क्यूब है तो 1/a² है उसकी घात भी 3 हो जाएगी, प्लस 3ab a × b गुणा करेंगे तो 3 a का जगह लिख देंगे a², b की जगह लिख देंगे 1/a², b की जगह a + b की जगह लिख देंगे a² + 1/a², ओके। तो a² + 1/a² का मान 34 दे रखा है, तो 34 की पावर 3 हो जाएगी। इधर 1 का स्क्वायर मतलब 1 की पावर 6 होगी, घात पर घात होती है वापस में गुणा हो जाती है, ठीक है। इसमें प्लस ये इस पर घात पर घात है तो 1/1 हो जाती है, प्लस ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाए 3 आ गया, और a² + 1/a² का मान दे रखा है 34। तो अभी 1 की पावर 6 प्लस 1/1 बराबर हो जाएगा 34 का क्यूब -3 × 34। तो ये सूत्र, इससे भी यही आंसर आ रहा है, इससे भी है, तो इससे क्या है कम टाइम लगेगा। तो इस प्रकार से हम जो शॉर्ट ट्रिक वाला है वो अच्छा रहेगा, इसमें टाइम भी कम लगेगा और आंसर भी हमारा जल्दी आ जाएगा, ओके। क्वेश्चन में अगर हमको आ जाएगी x - 1/x बराबर n हो, तो x का क्यूब -1/x का क्यूब का मान पूछे तो क्या करेंगे, ओके। तो इसमें हमको क्या करना है, x इसमें भी वही करेंगे जैसे n का क्यूब, ये माइनस है तो उधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस है ना, तो माइनस है तो उधर आगे क्या किसका हो जाएगा, ये जैसे इधर माइनस आ गया ना, इधर माइनस तो इधर आगे प्लस का हो जाएगा, +3n हो जाएगा। तो ये इसका इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो भी ये इसमें माइनस की जगह यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों कि 1 + cos θ बटा sin θ प्लस sin θ अपॉन 1 + cos θ का मान कितना होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि
जो एलसीएम इसका वो ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो साइन थीटा, ऐसे लिख देंगे साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। ओके, लघुत्तम ले लेंगे इनका, तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अगर 1 प्लस कोस थीटा को इस कोस थीटा से गुणा करेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अभी क्या है कि साइन कोस थीटा बच क्या साइन थीटा को इससे गुणा करेंगे, इधर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ओके, जब कॉमन लेंगे ना तो इस जब लघुत्तम लेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र है ना, उसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उससे इसको हल करेंगे तो एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 2ab मतलब 2 कोस थीटा, एक का मान तो एक है ही, प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, बट्टा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, अभी एक हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, प्लस 2 कोस थीटा हो जाएगा, इधर ये साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, जैसे का जैसे लिख देंगे। अभी 2 प्लस 2 कोस थीटा 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा इधर, बट्टा इधर साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा देगा। अभी क्या करेंगे कि 2 इस कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, 2 अपॉन साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो 2 कोसेक थीटा, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि √144 माइनस √0.0169 प्लस 4.41 का मान कितना होगा। तो √144 का वर्गमूल कितना होता है 12, माइनस अभी 100 कितना है 13 के होते हैं, तो 13 का कितना हो गया 0.13, पॉइंट 2 है ना 169 हो गया, तो 2.14 तो 4 अक्षर के बाद में हमारे सही है ना, सही हो गया, प्लस अब 441 होता है 21 का होता है वर्गमूल, 441 21 का होता है ना, 21 का होता है, हम क्या करेंगे 21 का तो 2.1, ये कैसे आया, जैसे अभी आपको बता देता हूँ मैं। एक तो इन पॉइंटों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जैसे जैसे दे रखा है 0.0169 दे रखा है हमारा 0.0, इसमें ये हटा देंगे, पॉइंट हटा देंगे तो कितने के बाद 4 अक्षर है ना, तो 4 नीचे ले आओ, ओके 4 0 नीचे ले आओ, 169 13 के हो गए, 4 0 का कितना हो गया 2, ये बस है, तो 0.13 हो गया। ओके, इनका वर्गमूल निकालोगे ना तो ये 0.13 इसी प्रकार है। तो अब क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, ठीक है, तो 12 प्लस 2 14.1 माइनस 0.13, जब 14.1 में से ये घटाएंगे तो कितना बचेंगे देखना, ये बच गया 10, तो इधर 10 में से निकालने बस 7 बचेंगे, इधर बच गया कितना बचा 9 में से इधर ये बच जाएगा कितना बचा 14.10, जैसे ऐसे निकालेंगे 14.10 से हम 0.13 निकालेंगे तो 10 में से 3 निकालने में 7 ये बच जाएंगे, और इधर बचेंगे 10 में से 1 निकालने में 9 बच जाएगा, और इधर कितना बचेंगे 13, तो इसका आंसर हो जाएगा 13.97, ये हमारा सही उत्तर है इसका। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित किया जाए कि 30% छूट देने पर भी 10% का लाभ हो। मान लें कि अंकित मूल्य ज्ञात करना चाहिए, मान कि लागत मूल्य है उससे कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित किया जाए, कि जो कॉस्ट प्राइस है मतलब सेलिंग प्राइस है उससे कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि 30% छूट देने पर भी 10% का लाभ हो। माना कि CP कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, अभी क्या करना है अंकित मूल्य ज्ञात करना है हमको, अंकित मूल्य ज्ञात करना है तो इसमें दे रखा है कि 30% छूट देने पर भी, तो 100 में 30% की छूट देंगे तो 70 हो जाएगा, इसमें 10% का लाभ हो, अगर 100 में 10% का लाभ भी करना है तो 110 हो जाएगा, ठीक है होगा।
तो इसमें अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम कि जो लाभ परसेंट कितना लाभ हो रहा है वो लाभ बट्टे कितने पे हो कितनी परसेंट की छूट दी जा रही है वो, और उल्टा हमें को परसेंटेज याद करना है तो इंटू 100 से गुणा कर देंगे इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा 157.1। तो मतलब कितना हुआ, पहले 100 था तो 100 से कितना बढ़ाया गया, 157 हो गया। मतलब तो कितना जो बढ़ाकर कितना अंकित किया गया है वो 57.1 अंकित किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 57.1। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक लड़का 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और 10 मिनट देर से पहुंचता है, मतलब स्कूल में जाता है वो, सॉरी 50 किलोमीटर चाल की दर से स्कूल जाता है और 10 मिनट देर से पहुंचता है, और 60 किलोमीटर की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। तो वास्तविक दूरी क्या है? तो दूरी तो सेम ही होगी। जैसे ये कैसे मान ले घर है, ये यहाँ पे घर है, ये स्कूल है यहाँ पे इसका, वो जाता है तो बीच की दूरी है वो तो दोनों की जगह सेम ही होगी, चाहे 50 किलोमीटर की स्पीड से जाए या 60 किलोमीटर की स्पीड से जाए, ठीक है। तो दोनों की जो बीच की दूरी है वो सेम होगी। यदि वह 50 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो वो 10 मिनट लेट पहुँचता है, जो टाइम है स्कूल का ऐसे मान लो, तो उससे वो 10 मिनट लेट पहुँचता है। और यदि वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, ओके, तो वो 5 मिनट पहले पहुँचता है। तो इस प्रश्न को हल करने की सबसे शॉर्ट ट्रिक है वो बता रहा हूँ मैं भी आपको, कैसे हल करते हैं। इसको हल करने का है कि जो चाल है, दोनों चाल है, तो दोनों चालों का गुणनफल, दूरी ज्ञात करने का जो बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है, तो शॉर्ट ट्रिक है उसके लिए ये है कि चालों का गुणनफल बट्टा चालों का अंतर इंटू जो बीच में जो समय का अंतर है वो है समयांतर, इंटू समय का अंतर, जो समय का अंतर होता है वो। तो इसमें सबसे अच्छा शॉर्ट ट्रिक यही है कि जो दूरी ज्ञात करने का सूत्र है वो है कि चालों का गुणनफल, दोनों चाल है, जैसे 50 और 60 है, 50 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर, दोनों का गुणनफल बट्टा दोनों के चालों के बीच का अंतर है, अंतर कितना हो गया 10 हो गया, गुणा जो बीच का जो समय अंतर है, समय अंतर कितना हो गया 10 से और 5 15 हो गया ना, समय का अंतर करने का समय अंतर कि दोनों के बीच में कितने समय का लगा अंतर हुआ वो है, तो 10 मिनट और 5 मिनट मतलब 15 मिनट का अंतर हो गया। तो हमको अभी जो चाल है वो घंटे में दे रखी है, तो इसको घंटे में चेंज करने वाला 60 का भाग देंगे हम, ठीक है। तो 15/60, तो हमारा आंसर हो जाएगा, ये देखो इससे ये कट जाएगा, ये 2 बार गया और ये 3 बार गया, ये इससे गया 25 बार गया, तो बचती 75। तो जो बीच की दूरी है वो है 75 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका शॉर्ट ट्रिक यही है कि दूरी ज्ञात करने का शॉर्ट ट्रिक है कि चालों का गुणनफल, जो दोनों चाल दे रहे थे उनका गुणनफल बट्टा चालों का अंतर इंटू जो समय अंतर है। यदि ये समय अंतर के दोनों अगर दोनों सेम, जैसे दोनों लेट पहुँचते तो माइनस में हो जाता, जैसे माइनस और माइनस हो गए 2 हो गए, तो इसमें प्लस हो जाता है, क्योंकि एक पहले पहुँचा है, एक में तो क्या कि बाद लेट पहुँचता है, एक में पहले पहुँचता है, तो दोनों क्या हो जाता है जुड़ जाएगी, दोनों समय है वो जुड़ जाएगा। और जैसे दोनों देरी से पहुँचा, जैसे एक 10 मिनट देरी से पहुँचा और बी 10 मिनट देरी से, तो दोनों में वो घट जाती है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से दोनों समय अंतर क्या होगा जुड़ गया, जैसे 10 मिनट पहले आता है, दूसरा 5 मिनट लेट, जैसे 10 मिनट बाद में आता है, दूसरा 5 मिनट लेट आता है, उस टाइम से तो कम आ रहा है तो माइनस हो गया ना, तो 10 + 5 तो 15 मिनट हो जाता है। ओके, इस प्रकार से हम याद करते हैं। पूछना दोस्तों कि मोनू है वो सोनू का 3 गुना है, मतलब मोनू सोनू से 3 गुना बड़ा है। तो ये मोनू हो गया, ये सोनू हो गया, तो सोनू 1 है तो मोनू 3 हो गया। ओके, यदि 10 वर्ष बाद दोनों के उम्रों का अंतर 24 वर्ष हो जाएगा तो मोनू की वर्तमान आयु क्या है? तो दोनों की उम्र का, यहाँ पे उम्र का अंतर कितना है 2 हो गया, अनुपातों के बीच का अंतर 2 है, और वैसे उम्र का अंतर कितना है 24। तो एक की दोनों के बीच में जैसे डिवाइड कर देंगे तो 12 वर्ष, तो एक 12 वर्ष का हो जाएगा, एक हो जाएगा 36 वर्ष का हो जाएगा। ओके, एक 12 वर्ष का हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा 36 वर्ष का हो जाएगा। तो दोनों की उम्र का अंतर 24 वर्ष ही हो जाएगा ना। अभी देखना इसमें 36 में से 12 करना 24 वर्ष हो जाएगा। तो अब इसमें क्या, तो मोनू की आयु क्या है,
तो मोनू की आयु कितनी हो जाएगी, तो मोनू की एज हो जाएगी, वो हो जाएगी 36 ईयर्स। दूसरी प्रकार से कैसे करते हैं इसको, दूसरे टाइप से कि जैसे मोनू के मान लेते हैं अक्स है, ओके, हम इसको समीकरण से भी हल कर सकते हैं इसको। तो सोनू का 3 गुना मोनू है, जैसे सोनू की अक्स है तो मोनू की है 3 अक्स हो जाएगी, ओके। 10 वर्ष बाद दोनों में 10 वर्ष तो दोनों में जोड़ेंगे ना, इसमें भी 3 अक्स प्लस 10 हो जाएंगी। तो जिनका अंतर है, जैसे 10 वर्ष बाद तो ये 10 वर्ष बाद इसकी 10 इसकी, तो इनका अंतर वो 24 वर्ष हो जाता है। तो अंतर जैसे 3 अक्स प्लस 10 माइनस बड़े में छोटा ही तो कटेगा तभी तो अंतर होगा, माइनस अक्स माइनस 10 बराबर 24 है। तो 3 में से अक्स में से 1 अक्स घटाएंगे तो 2 अक्स बच जाएगा, और 10 में से 10 घटाएंगे तो 24 हो गया। तो अक्स का मान हो गया 12 वर्ष। तो 12 तो 1 की होगी 12 वर्ष, और 1 की हो गई, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 36 वर्ष। तो इस प्रकार से भी हम इसको हल कर सकते हैं। क्वेश्चन है, तो जो इस प्रकार के क्वेश्चन है उसको हम ऑप्शन से बहुत जल्दी हल कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हमारा कि 13 लगातार संख्याओं का औसत 36 है, सबसे छोटी संख्या का 2 गुना और सबसे बड़ी संख्या का योग होगा। तो 13 लगातार संख्याओं का औसत 36 है, मतलब सबसे बीच वाली संख्या कौन सी है, 36 है। तो 36 के इस साइड भी 6 संख्याएँ होगी और इस साइड भी 6 संख्या होंगी, तभी तो इनका औसत बीच वाला संख्या है। औसत बीच वाली संख्या होती है ना, तो इस साइड भी 36 के आगे भी 6 संख्या है, 36 के पीछे भी संख्या है। तो 36 में 6 जोड़ेंगे तो 36 के आगे वाले 6 जोड़ेंगे तो ये 42 हो जाएगा, इसमें 6 जोड़ेंगे तो ये 30 हो जाएंगे, घटाना पड़ेगा इसमें से 36 में। जैसे 36 में जैसे 37, 38, 39, 40, 41, इसमें 6 संख्या हो गई ना, ये 36, 41 और ये 42 से मान लो। तो जैसे 36 औसत है, 13 संख्या है ना, 13 संख्या, तो 13 संख्या कैसे 6 तो ये हो गई, 6 इधर हो गई, एक ये हो गई, कितनी हो गई 13 हो गई ना। तो एक तो सबसे बड़ी जैसे 36 में 37, 38, 39, 40, 41, 42, तो सबसे बड़ी संख्या होगी 42, तो 42 हो जाएगी। आगे सबसे छोटी संख्या जैसे 35 हो जाएगा, फिर 34 हो जाएगा, फिर 33 हो जाएगा, फिर 32, 31 और 30, 31 और 30, सबसे छोटी संख्या होगी 30। 30 का क्या हो गया दोगुना, तो 60, कितना हो गए 2, 102, तो ये हमारा आंसर हो गया 102। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी धन का 10% की दर से 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है वो 62 है, तो मूलधन क्या है। तो इस प्रश्न में कैसे करते हैं हम, जैसे मान लेते हैं कि 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कैसे याद करें। जैसे मान लें तो फर्स्ट वर्ष हो गया, ये सेकेंड वर्ष हो गया और थर्ड वर्ष हो गया, ओके। तो फर्स्ट वर्ष में जैसे 10 रुपये बढ़ जाएंगे, 10% की दर से मतलब 10 रुपये बढ़ेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल में बराबर बढ़ता है, तो दूसरे में 10 रुपये बढ़ जाएंगे और तीसरे में भी 10 रुपये बढ़ जाएंगे। अब है कि चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगता है। तो इसमें क्या होता है कि अभी क्या, जैसे 10 रुपये बढ़ गया, अगले ब्याज में 10% है, 10 रुपये बढ़ गए ना, तो 10 रुपये पे क्या होगा, 10 रुपये पर 10% का ब्याज लगेगा। 10 रुपये बढ़ गए तो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है। तो जैसे 10 रुपये हो गए तो 10 रुपये पे भी 10% का ब्याज लगेगा। तो 10 रुपये का 10% का ब्याज कितना हो गया, 10 रुपये, उस पर भी 10% का ब्याज लगेगा। तो 2 बिंदु से 2 बिंदु कितना, 1 रुपया लग गया, ओके। अगले साल क्या होगा कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो तो सेम रहेगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज किस पे लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज इन तीनों पे लगेगा। कितने हो गए, 10 10 20 21, 21 रुपये पर भी 10% का ब्याज लगेगा। तो 21 रुपये पर 10% का ब्याज हो गया 2.1। अब क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि साधारण ब्याज और जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसका अंतर ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज तो जैसे हो गया 30 हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज का सभी का योग हो जाएगा, इनको सबको 30 30 20 30 हो गया, 30 है 31, 31 तो 33, तो ये हो गया 33 पॉइंट, कितना हो गया 33.1। तो अभी जो अंतर है, इनका जो अंतर है यहाँ पे, इनका अंतर कितना दे रखा है, 3.1 दे रखा है। 3.1 हुआ ना यहाँ पे अंतर दोनों का, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। लेकिन क्वेश्चन में दे रहा है कि वो क्या है 62 है, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, इसको मान लो 10 से गुणा कर देंगे हम, ओके। क्या कर देंगे, इसको 10 से गुणा कर देंगे
तो ये कितना हो गया, जैसे 31, इसको भी 10 से गुणा कर देंगे हम तो 31 हो जाएगा, इसको 620 हो जाएगा। तो इसमें 31 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 20 बार। तो मूलधन है वो कितना हो जाएगा, मूलधन क्या हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा। तो अभी के कितना हो गया, ये कितना हो गया हमारा, इसमें हो गया तो कितने बार गया, 20 बार गया, कितनी बार गया, 20 बार। तो हमने जो माना है कि 100 रुपये पे तो 10 रुपये बढ़े हैं ना, तो इसको हम 100 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2000 रुपये। तो मूलधन कितना है, 2000 रुपये। तो इसमें आपको समझ में नहीं आया ना, तो अभी दोबारा बताता हूँ एक बार। इसमें क्या है कि जैसे पहले वर्ष जैसे 100 रुपये पे 10 रुपये बढ़ जाते हैं, मतलब 10% की दर से, मतलब 100 पे 10 रुपये बढ़ गए, तो अगले साल भी 10 रुपये बढ़ जाएंगे, इससे अगले साल भी 10 रुपये बढ़ जाएंगे। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट में, साधारण ब्याज में। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें क्या होता है कि जो ब्याज पे ब्याज लगता है, जैसे पहले साल 10 रुपये बढ़ गए तो अगले साल क्या होगी, जो 10 रुपये बढ़े हैं उस पर भी ब्याज लगेगा, तो 1 रुपये और लग गया। ओके, उससे अगले साल क्या होगा, जैसे जो साधारण ब्याज है वो 10 रुपये बढ़ गया, तो अगले साल क्या होगा, तो 10 पे 1 रुपया और बढ़ गया, तो कितना, 10 10 20 है 21, तो 21 के ऊपर भी 10% का ब्याज लगेगा ना, तो वो हो गया 2.1। ओके, तो अभी इसमें दे रखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में टोटल ब्याज आ गया पूरा। ओके, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 3.1 और साधारण ब्याज हो गया 30, तो अंतर हो गया इसका 3.1। और क्वेश्चन में दे रखा है हमको अंतर 62, तो इसका अंतर करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इससे कितना गुना हो जाएगा, सीधे से गुना, ये 20 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितना गुना है ये, इससे 20 गुना। तो हमने जो माना था कि 100 रुपये पे, 100 पे माना था ना, क्योंकि परसेंटेज वो 100 पे याद करते हैं हमने, 100 रुपये मान गए हैं, तो जो इसको भी हम फिर क्या 100 से गुणा कर देंगे, तो उनका आंसर हो जाएगा 2000। ओके दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर -2 प्लस 3 की पावर -1 इंटू 27। तो इस जो इक्वेशन है इसको कैसे हल करेंगे हम। तो सबसे पहले है कि आपको पता होना चाहिए कि 3 की पावर किसी भी संख्या पर घातांक अगर 0 हो तो इसका मान 1 होता है, तो ये लिख लिया 1 प्लस। अब 3 की पावर -2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 की पावर 2 लिख सकते हैं। ओके, प्लस 3 की पावर -1 को हम 1/3 लिख सकते हैं, इनटू जो 27 है वो 27 का 27 लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि 1 प्लस 3 का घात 2 मतलब 9 हो जाएगा, प्लस 1/3 हो जाएगा इंटू 27। अब कैसे हल करेंगे हम कि एलसीएम ले लेंगे तो 9 आ जाएगा। ओके, तो इसमें 9 प्लस 1 प्लस 3 का 9 में 3 बार गया इंटू 27, तो ये 3 बार कट गया, इससे सीधा रखो। ओके, तो 9 और 1 10, 10 इंटू 10 प्लस 13, 13 13 3 से 39, तो इसका उत्तर हो जाएगा 39। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 9 से विभाजित 3 लगातार संख्याओं का योग है वो 2754 है, तो बड़ी संख्या क्या है। तो इन प्रकार के प्रश्नों कैसे हल करते हैं कि जो 9 से विभाजित 3 लगातार संख्याओं का योग है वो 2754 दे रखा है। तो जो योग दे रखा है 3 संख्याएं लगातार, तो इनका जो मध्य संख्या है वो ज्ञात करने के लिए हम 3 का भाग देते हैं, तो कितना आएगा 9 और 18, 918। अब जैसे 3 लगातार संख्या, जैसे 918 हो गया बीच का, आगे वाली होगी 927 हो गई और पीछे वाली हो गई 909। ओके, तो 3 लगातार संख्या हो गई ना, ये इनमें सब में कितने कितने का अंतर है, 9 का अंतर है। ठीक है, तो 9 का अंतर हो गया, तो तीनों संख्याएं 3 से विभाजित है, तो सबसे बड़ी संख्या हो गई 927, तो हमारा ये आंसर सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है 78, 27 और 117 का मैथ से बताइए। तो मैथ से मतलब है छोटी से छोटी संख्या जो तीनों को विभाजित करे। ओके, तो तीनों को विभाजित करने में सबसे छोटी छोटी संख्या इसमें कौन सी होती है, देखना, इसमें सबसे छोटी हमारी 3 है, 3 में इसका भाग भी जाएगा। ओके, 26 बार, 3 में इसका भी जाएगा 9 बार, और 3 में इसका भी कितनी बार जाएगा, 3 में इसका जाएगा 3 3 9, और ये 3 में 27 39 बार। ओके, तो सबसे छोटी छोटी संख्या वो है जिसमें तीनों का भाग जाए इनमें, तो मैं से ज्ञात करने के लिए वह छोटी छोटी संख्या जिसमें दो तीनों से वो विभाजित करे, तो ये हो गया 3। तरीका क्या है मैं से ज्ञात करने का, जैसे 78 है, 78 को जैसे हम पहले इसका वो करेंगे, मैं से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो 36 बार गया, 36 में 2 बार गया, तो 18 में 2 फिर गया,
तो 9 9 में लाख में 3 का देंगे, 3 में 3 का बच गया, 1 बच गया। ओके, तो इसमें 3 3 इस प्रकार से इसका गुणनखंड होगा। 27 का करेंगे हम, 27 में 3 का 9 बार गया, 9 में 3 का 3 बार गया, 3 में 3 का 1 बार गया। ओके, 117 का है, 117 का भी करेंगे। तो 117 में सीधा 39 का हो गया 3 बार, 3 का 3 में गया, 1 बार गया। तो इन तीनों में कॉमन कौन सा है? तो वह बेनिष्ठ गुणनखंड होता है। तीनों में जो कॉमन गुणन है वो ही मैसा होगा, सबसे छोटा संख्या जो तीनों में कॉमन है। तो तीनों में कॉमन सबसे छोटी संख्या, कॉमन सबसे छोटी संख्या वो है 3, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक गोले का व्यास है वो 12 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन क्या होगा? व्यास आधा है तो त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। और गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 को 4/3 रहने देते हैं, पाई को पाई रहने देंगे अभी। r क्यूब मतलब 6 का क्यूब, 6 को लिख देंगे 6 गुणा 6 गुणा 6, ये गया 2 बार कट गया इससे। तो अभी हो गया 6 36 7 72, 72 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 288 पाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई है वो 12 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर समचतुर्भुज है उनके विकर्ण दे गए हैं तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल 1/2 d1 इंटू d1, 1/2 गुणा d1 इंटू d2। तो 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल 1/2 गुणा 15 गुणा 12, तो ये गया 6 बार और 15 से 1 90, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो इस पर यह अगला क्वेश्चन हमारा, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में उसी दर से वह 16 गुना हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन को हल करने का मैं आपको सबसे सस्ता तरीका बता रहा हूँ, देसी तरीका। इसमें क्या करना है कि 10 वर्षों में दोगुना हो जाता है। जैसे ये मान लीजिए कोई धन है, जैसे ये 1 है, ठीक है, ये धन है हमारा, ये पहले जैसे हमारा 1 है, तो ये यहाँ से दोगुना हो जाता है 10 वर्ष में, ठीक है। कितना हो गया? 2 गुना कितने हुए? 10 वर्षों में। ओके, तो कितने वर्षों में उसी दर से वह 16 गुना हो जाएगा? तो 10 2 गुना की तरफ से 2 गुना, तो फिर 2 गुना का 2 गुना कितना हो जाएगा? 4 गुना। कितने वर्षों में हो जाएगा? फिर वो 10 वर्ष में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 गुना हो गया। फिर 4 गुना का 2 गुना हो जाता है 8 गुना, ये कितना हो गया? 8 गुना। ये भी कितने वर्ष में होगा? 10 वर्ष में होगा। और फिर 8 गुना का 2 गुना हो जाता है 16 गुना। ये भी कितने भी इनके बीच का टाइम है, वो भी 10 वर्ष है। तो ये हो गया ना 16 गुना, तो वह धन 16 गुना हो जाए कितने वर्ष में? तो टाइम को जोड़ो 10 10 10, तो कितना हो गया टोटल? 10 10 20 30 40, तो हमारा आंसर हो जाएगा 40 वर्ष। सीधा सा बात है। जो मैंने क्या किया इसमें कि बोला है कोई धन है वो 10 वर्ष में 2 गुना, तो पहले ही मैंने 1 था तो 1 से ये 10 वर्ष में 2 गुना हो गया। इसी का 2 गुना हो जाता है, 10 वर्ष में तो 4 गुना हो जाता है, क्योंकि 2 गुना हो रहा है ना, बढ़ रहा है हर बार ब्याज की दर से। तो इसके बाद वो इसका 2 गुना 8 गुना हो जाएगा, इसका 16 गुना। तो कितना टाइम हो जाएगा? पहले 2 गुने में 10 वर्ष, अगले 2 गुने में 10 वर्ष, उससे 2 गुने में 10 वर्ष, और उससे 2 गुने में 10 वर्ष, तो टोटल हो गया 40 वर्ष। तो 40 वर्ष में वो धन है वो 16 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन है जो अभी पहले भी बताया था, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वैसे इसी प्रकार क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, तो साइन ए हमारा ये आ जाएगा 1 प्लस कोस से हो जाएगा, और इधर 1 प्लस कोस से मतलब 1 प्लस कोस स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस कोस स्क्वायर ए का सूत्र हो जाएगा। तो इसमें सीधा सा बात है कि वही 2 कोस ए का आंसर हो जाएगा। कैसे वो बताता हूँ आपको मैं। देखो साइन ए का साइन ए से इसमें तो इसमें साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 1 प्लस कोस स्क्वायर कोस ए का स्क्वायर हो जाएगा ना सूत्र, तो 1 प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस से हो जाएगा। ओके, तो इसमें क्या करेंगे अभी, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस कोस ए हो जाएगा, ओके, बटा साइन ए और 1 प्लस कोस ए, तो ये इससे कट जाएगा 2 साइन ए अपन 2 कोस ए का साइन ए का उल्टा हो जाएगा कोस ए के, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो √3/4 इंटू भुजा को हम ए स्क्वायर मान लेंगे और जो इसका क्षेत्रफल दे रखा है वो दे रखा है 25√3। ठीक है, तो √3 से √3 गया इधर। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर 25 × 4, 25 चौक 100 का वर्गमूल हो गया 10, तो इसका उत्तर हो गया 10 सेंटीमीटर। तो एक भुजा की लंबाई है इसकी 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है कि ए व बी मिलाकर 600 रुपये कमाते हैं, दोनों काम करते हैं 600 रुपये कमाते हैं। तथा ए किसी काम को 6 दिन में तथा बी उसी काम को 4 दिन में एवं सी उसी काम को 2 दिन में समाप्त करता है, तो सी का हिस्सा क्या होगा। तो सबसे पहले देखो ए बी और सी तीनों बंदे काम करते हैं, तो ये ए करता है, ये बी करता है, ये सी करता है। तो तीनों मिलके ये कितने दिन में करता है, ये करता है 6 दिन में, बी उसी काम को 4 दिन में, सी उसी काम को 2 दिन में। तो 6, 4 और 2 तीनों का एलसीएम हो गया 12। ओके, हो गया 12। तो एक की जो कैपेसिटी वो कितनी हो गई, 6 दिन में करता है तो ये की 2 हो गई, इसकी 4, इसकी 3 हो गई और ये 2 दिन में करता है तो इसकी 6 हो गई। तो जो इनका कार्य क्षमता है उन्हीं के अनुसार इसके पैसे को बांटा गया है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो जैसे 2:3:6 इसी अनुपात में बांटा गया है पैसे को। तो अगले क्या देखें, ए और बी मिलाकर दोनों कितने 600 रुपये कमाते हैं, दोनों 600 रुपये कमाते हैं। तो मतलब कि अनुपातों का योग बटा अनुपातों की संख्या उसी के अनुसार हम पैसे बांटते हैं ना, अनुपातों में जो अनुपात पढ़ते हैं अनुपात अनुपातों में उसमें पढ़ते हैं। तो अनुपातों के योग बटा अनुपातों की संख्या, तो 600 है। तो पहले में क्या हो गया, पहले को कितने पैसे मिलेंगे, 600 में 5 का भाग देंगे। ओके, अनुपातों का योग 5 है ना, 600 में 12 5 60 120 रुपये। तो 120 रुपये पाते हैं मतलब सबके 120 है, 120 तो इसके कितने होंगे, 120 है ना इसके, तो इसके होंगे 12 जो 240, इसके 360। अभी हमको क्या करना है, सी का हिस्सा ज्ञात करना है। लेकिन इसमें तो सी का हिस्सा ज्ञात करने के लिए 120 है। ओके, 120 को 6 से गुणा कर दो तो उत्तर आ जाएगा 700, 12 से 72 720। समझ गया ना सभी, क्योंकि इसमें देखो ये अनुपात दे रखे हैं। तो जैसे 2 और 3 दोनों अनुपात तो है इसके, दोनों मिलकर 600 कमाते हैं तो 5 है। टोटल अनुपात कितना योग हो गया 5 में तो 600 कमाते हैं तो 600 में 5 का भाग दे देंगे तो 120 रुपये, 120 के हिसाब से जाएंगे। ठीक है, तो इसको मिलेंगे 240 को 360 और ये 720 रुपये कमाता है। अगला क्वेश्चन है कि जैसे ये अनुपात समानुपात का है, तो इसमें क्या करते हैं कि जो बाहर वाला है उनको आपस में गुणा कर देते हैं, बाहर से बाहर गुणा हो जाता है और अंदर से अंदर वाला गुणा हो जाता है। तो इनको अंदर से गुणा करेंगे तो इसमें अक्स का मान याद करना, सीधी सी बात है। तो अंदर को अंदर से गुणा करेंगे तो अक्स स्क्वायर हो जाएगा और जो 48 × 75 हो जाएगा। मतलब कि जो अंदर की संख्या उनका जो गुणा है वो बाहर की संख्या में गुणा के बराबर होता है। तो अक्स हो जाएगा इसको अंडरूट में लिख दें, 48 को हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे 48 को 16 × 3 32 और 48 और इसको लिख देंगे 3 × 25। ठीक है, तो एक बाहर निकल जाएंगे ना सब में, जैसे 16 को 4 × 4 लिख देंगे, 3 × 3 लिख देंगे और 25 को 5 × 5 लिख देंगे। तो वर्गमूल है तो स्क्वायर से सब कट जाएंगे, तो इसका 4 × 3 × 5, 5 3 15 15 चौक 60, तो इसका आंसर हो गया 60। तो जो भी भाई इस चैनल को देख रहे हैं उससे निवेदन है कि वो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।